जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों का जो एग्जाम है 8 दिसंबर को है। और ये आपके समय अब आपके पास अब बहुत ही कम समय बाकी है। और उसी कम समय का सही उपयोग करके जितने भी मेरे मित्र लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करके अपनी परीक्षा को, अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी के कदम पे, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो कैप्सूल क्लास चला रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है। और यूनिट सेकंड का सेक्शन ए हम लोगों ने सुबह वाली क्लास में, आपको जो इससे पहले क्लास मिली होगी उसमें आपको सेक्शन एक कंप्लीट बता दिया गया है, जो कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, कमेटी एंड कमीशंस कह सकते हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा के लिए जिन आयोगों ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को यहाँ पर मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। और सभी तो नहीं, लेकिन कोशिश ये करी गई है कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो, उनको पूरा का पूरा बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, तो इसमें जो सेकेंड यूनिट 2 का जो पार्ट बी है, उसमें आपका पॉलिसीज आते हैं आपके। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसमें रिलेशन बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन। ठीक है, पॉलिसी एजुकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, पॉलिसी एजुकेशन के बारे में। ठीक, हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन। क्या करेंगे? रिलेशन। ठीक है, रिलेशन हम लोग देखेंगे किसमें? रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन। ठीक, इन दोनों के बीच जो है हम संबंधों को देखेंगे, जो भी नीतियां बनती हैं, जो शिक्षा के संबंध में बनती है, शिक्षा और नीतियां जो होती हैं, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? ठीक, इस पर डिस्कस करेंगे कि पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसी के बारे में लोग क्या कह सकते हैं, कि नीति क्या होती है। तो याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है, वो पॉलिसी होती है, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। तो याद रखिएगा, इसका की पॉइंट्स है डिसीजन मेकिंग। ठीक, क्या है? डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, डिसीजन मेकिंग जो फ्रेमवर्क होता है, जो निर्णय लेने के, किसी भी ढांचे से संबंधित जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो पॉलिसी के अंतर्गत आपको पाई जाती है। इसमें क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग यहां पर देखते हैं हम लोग। फिर अब तो ये हो गया आपका पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी विषय वस्तु के लिए जो भी कार्य किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए जो नियम, कायदे, कानून बनते हैं, उसी को हम लोग नीति कहते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन। इसके अंतर्गत एजुकेशन क्या होगा? ठीक, एजुकेशन क्या होगा इसके अंदर, ये भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहता है टू ब्रिंग आउट, कहता है टू ब्रिंग आउट, मतलब कहते हैं कि यहां पर किसी भी चीज को लाने का कार्य किया था। एजुकेशन में कहते हैं टू ब्रिंग आउट। ठीक है, कहते हैं टू ब्रिंग आउट की बात करते हैं, टू ब्रिंग आउट की बात करते हैं। साथ ही एक्ट ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। यहां पर क्या करते हैं? एक्ट ऑफ टीचिंग। ठीक,
एक्ट ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो ये पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में कैसा संबंध होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है पॉलिसी एंड एजुकेशन में जो संबंध होता है इंटरडिपेंडेंस वाला संबंध यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा संबंध देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंस संबंध देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये दो हो गया आपका। लेकिन यहीं पर आपके सिलेबस में जब आप देखोगे तो आपके सिलेबस में आता है एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी क्या होती है याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि एजुकेशनल पॉलिसी क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एजुकेशनल पॉलिसी किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी शिक्षा में कुछ नया जोड़ने के लिए या उसमें परिवर्तन करने के लिए जब हम कुछ नियमों कायदों को उसमें जोड़ते हैं तो वही आपका एजुकेशनल पॉलिसी कहलाता है। कह सकते हैं स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंडेड ऑन exclusive courses of action to be taken to run the system of education। मतलब शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया को बहुत बेहतर बनाने के लिए या वर्तमान समय में जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलाने के लिए हम लोग शिक्षा की नीतियों में निरंतर परिवर्तन कहते रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो आपका एनईपी 1968 बना था, पहली भारत की स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति जो थी 1968 में बनती है। दूसरी शिक्षा नीति अगर हम देखेंगे तो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में बनती है। फिर उसी का संशोधित रूप आप 1992 में देखते हैं जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन देखते हैं, और प्रेजेंट टाइम में आप एनईपी देखते हैं। याद रखिएगा जो 1986 में बना था उसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, अब जो इस समय बना है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, 2020 बोलते हैं। तो इसके अंतर क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से पॉलिसीज इन एजुकेशन प्रोसेस, जो भी पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज इन, ठीक है, पॉलिसीज इन एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशन की प्रक्रिया को चलाने के लिए जो भी हम नीतियों का प्रयोग करते हैं वही आपके एजुकेशनल पॉलिसीज आपका कहलाती है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग देखेंगे किसके, शैक्षिक नीतियों के में और राष्ट्रीय विकास में जो संबंध है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर इसके संबंधों को हम लोग को देखना हो तो हम कैसे नोटिफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें कहेंगे इसके अंतर्गत यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन आती है आपकी। क्या आती है? यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन। ठीक, यूनिवर्सल सार्वभौम शिक्षा की बात जो है इसके अंतर्गत आती है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी जाती है। इसमें क्या किया था, इसमें पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करी जाती है। और इसमें क्या की पॉइंट्स रहता है, इसमें स्पेशल अटेंशन टू गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन के बारे में बात करी जाती है। क्या स्पेशल अटेंशन, ठीक है, स्पेशल अटेंशन टू गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन। ठीक है, वुमेन एजुकेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। वुमेन्स एजुकेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जब कभी भी शिक्षा नीतियों में और राष्ट्रीय विकास में जब संबंध देखा जाता है तो सबसे पहले सार्वभौम शिक्षा की बात करते हैं कि सार्वभौम यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन की बात हम करते हैं। इसमें पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अटेंशन दिया जाता है, किस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, किस पर गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन के बारे में ध्यान दिया जाता है। और डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण के बारे में भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज के बारे में भी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे इन दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंधों को देखने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, किस पे डिस्कस करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी की बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है ये भी जान लो। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिसी डिजाइन करते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं, पॉलिसी डिजाइन। ठीक, पॉलिसी को डिजाइन किया जाता है। पॉलिसी डिजाइन करने के बाद स्टेक होल्डर्स एंड देयर एंगेजमेंट होते हैं। इसमें कौन होते हैं? ठीक है, स्टेक होल्डर, ठीक है, स्टेक होल्डर्स एंड देयर एंगेजमेंट। की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? इसमें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड सोसाइटी कंटेंट के बारे में इसके अंतर्गत बात करती है। इसमें इंस्टीट्यूशनल ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल के बारे में देते हैं ध्यान, पॉलिसी के बारे में ध्यान देते हैं। और जो ध्यान देते हैं हम लोग इसमें सोसाइटी, ठीक है, सोशल कंटेंट की, सोशल कंटेंट की बात हम लोग यहाँ पर देते हैं। कुल मिला के यहाँ पर लास्ट में हम लोग जो डिटर्मिनेशन करते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, क्या करते हैं हम? जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी रणनीति बनाते हैं उसको लागू करने का काम हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इंप्लीमेंट करते हैं किसको? स्ट्रेटजी को, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने का हम लोग काम यहाँ पर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित आता है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें आप देख लेंगे। जो इसमें जो है प्रक्रिया है, ये पॉलिसी नीति बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किन किन चरणों के माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए।
ठीक है, एग्जाम में ये आने वाला है, छपने वाला प्रश्न है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हम लोग देख लेंगे आप लोग कि कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मतलब कि मौजूदा स्थिति का विश्लेषण, कि आपके आसपास जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उसको आप भली भांति पहले एनालिसिस करें, भांप ले कि स्थिति कैसी है। पहला पॉइंट हो गया, क्या है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या है, मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करें। फिर दूसरा कह रहा है कि द जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। अब देखिए कह रहा है कि जो नीतिगत विकल्पों का जो है सृजन करना है, ठीक है, ठीक है, जनरेशन कह रहा है, ठीक है, जनरलाइजेशन, ये जनरेशन है आपका, जनरेट करना है, ठीक है, जनरेट करना है, जनरेट करने का मतलब होता है बनाना, ठीक। तो नीतिगत जो विकल्प है उनको बनाने का काम किया जाता है। फिर इसके बाद कहता है कि इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। अब ये कहता है कि नीति विकल्पों का जो मूल्यांकन है, आपको मूल्यांकन है, जो नीति विकल्पों का जो मूल्यांकन है, जो नीति का विकल्प है उसका हमें मूल्यांकन करना है। फिर कहता है मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। क्या कहता है, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, मतलब कि कह रहा है कि नीतिगत निर्णय करना, नीति के अनुसार जो निर्णय करने के जो है इसके अंदर आता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर कौन आता है। ये 7 आपको ऑप्शन देंगे, उसमें मैचिंग करने को दिया जाएगा ABCD करके। तो उसमें आपको याद रखना है पॉलिसी मेकिंग में आपके ये 4 ऊपर के आ जाते हैं। फिर क्या आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि नीति कार्यान्वयन की योजना, नीति कार्यान्वयन की योजना बनाना होता है। फिर 7वें पॉइंट में आपका आता है, 6 पॉइंट में आपका आता है पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब नीति जो आपने बनाई है उसके प्रभाव का आकलन करना है। हमें क्या करना है, आकलन करना है कि जो भी पॉलिसी हमने बनाई है उसका हम आकलन करेंगे वो नीति कितनी प्रभावशाली हुई है और कितनी प्रभावशाली नहीं हो रही है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका सबसीक्वेंट पॉलिसी साइकिल, ठीक है, सबसीक्वेंट पॉलिसी साइकिल। उसके बाद जो है नीति का चक्र पॉलिसी साइकिल चलाने का काम किया जाता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट है, इसको आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से याद रखेंगे। सबसे पहले आपका क्या करेंगे, पहले लाइन पे जनरेट एनालिसिस करेंगे, दूसरे पॉइंट पे आपका जनरेट करेंगे, जनरेट मींस होता है सृजन करना। तीसरे पॉइंट पे आप इवेल्युएट करेंगे आपका, ठीक, इवेल्युएट करेंगे। चौथे पॉइंट में आप मेकिंग करेंगे, आप मेकिंग करेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद असेसमेंट करेंगे आप, ठीक, असेसमेंट करने के बाद पॉलिसी साइकिल चलेगी आपकी, साइकिल। तो ऐसे आपको इसके ट्रिक बना लेना है। कैसे बनाएंगे, A G E M P A C, ऐसे आप जो निमोनिक बना के इसको एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। A से एनालिसिस, G से जनरेशन होता है, E से इवैल्यूएशन, M से मेकिंग होता है, P से प्लानिंग, A से असेसमेंट और C से साइकिल। तो ऐसे आप इसको बना लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे आप छोटे छोटे निमोनिक बना के काम करोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में आपको अपना काम करने में आसानी होगी। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। तो हम लोग चले अब आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र होता है, इसमें आर्थिक रूप से फाइनेंशियल जो भी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन जो होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं,
प्रोडक्शन जो होते हैं, तो सब तरह की चीजें, गुड्स जो होते हैं, सभी तरह की चीजों से संबंधित जो भी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित, जो भी पैसे से संबंधित है, उससे संबंधित यहाँ पर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। जब हम बात करेंगे तो उसमें आपका क्या क्या आता है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज से कितना आप प्राप्त कर रहे हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो आप जब कभी भी आप देखोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आता है। आपका क्या आता है, एक आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक, CBA आता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या होता है, यहाँ पर मनी से संबंधित हम लोग बात करते हैं। ये क्वांटिफायर होता है आपका। क्या होता है, क्वांटिफायर होता है। इसमें कहते हैं हेल्प टू एसेस इकोनॉमिक डाटा इन एजुकेशन, मतलब ये सहायता करता है, आकलन करता है कि आपने शिक्षा में इकोनॉमिक रूप से कितना आप इन्वेस्ट किया है। कुल मिला के एजुकेशनल टेक्निक के, ये इकोनॉमिक्स एजुकेशनल टेक्निक के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसकी बात अगर हम और करेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, यह एक लागत लाभ विश्लेषण है, जिसमें हमें मात्रा और सभी सकारात्मक कारकों को जोड़ता है। ये जो है, इसमें हम लोग किसकी पहचान करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, क्या हमें फायदा हो रहा है, क्या घट रहा है, ये हम कुल मिला के इसके अंतर्गत देखने का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मुख्य रूप से बात करते हैं। अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट में आपके दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, एक यूनिट कॉस्ट होता है, दूसरा प्राइवेट कॉस्ट होता है। यूनिट कॉस्ट में टोटल एक्सपेंशन आता है और प्राइवेट कॉस्ट में आपका पब्लिक कॉस्ट आता है, इंडिविजुअल आता है। प्राइवेट कॉस्ट में, यूनिट कॉस्ट में आप कह सकते हो इसमें तमाम तरीके की चीजें हम देख सकते हैं, इंडिविजुअल होता है और भी चीजें। इसमें टोटल इनरोलमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम देखते हैं वो यूनिट कॉस्ट में हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। अगर कॉस्ट की आपसे बात करें तो कॉस्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कॉस्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं, कॉस्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर सो आई होप ये तो क्लियर होगा। अब इसके बाद इसमें और भी बातें हम लोग करेंगे। इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इसके स्टेप आते हैं। ठीक है, कॉस्ट के ये आपके स्टेप आते हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो स्टेप आता है इसमें, याद रखिएगा, इसमें स्टेप्स आते हैं। ठीक, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है स्पेसिफाई क्लियरली द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। ठीक है, क्या आता है नंबर 1, तो इसके स्टेप्स की बात हम लोग करेंगे। इसके स्टेप्स में आप ये कौन कौन से आते हैं, स्पेसिफाई क्लियरली द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम आता है। दूसरा आता है आपका डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बात करते हैं। फिर कहता है एस्टिमेट सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ देयर इनपुट एंड आउटपुट की बात करता है। फिर आपका चौथा जो बैठता है कंपेयर दीज बेनिफिट एंड कॉस्ट की बात करता है। तो ये आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, आपका CBA होता है, लागत लाभ विश्लेषण के बारे में हम लोगों ने इसके स्टेप्स को पढ़ा था। ठीक है, इसके स्टेप्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेट बेनिफिट की बात हम करेंगे। तो नेट बेनिफिट क्या होता है, याद रखिएगा, नेट बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे तो नेट बेनिफिट बराबर आपका फॉर्मूला जो होता है टोटल कॉस्ट माइनस बेनिफिट। क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस, ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल बेनिफिट, ठीक है, टोटल बेनिफिट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, एग्जाम में नेट बेनिफिट का मतलब पूछ लेगा और आपको वहां पर इसको बताना होगा। ठीक है, तो ये हमने CBA के बारे में बात करी है। इसके बाद हम लोग CEA के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, लागत
प्रभावी विश्लेषण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसा होता है, क्वांटिटेटिवली होता है, ठीक है, संख्यात्मक रूप में होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस किस तरीके से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। किसके बारे में बात करेंगे? कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, लागत प्रभावी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का, ये आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों में ही होता है। इसमें क्या होता है, नेचुरल यूनिट कॉस्ट होता है, इसमें क्वालिटी जो होती है और इसमें स्किल से, इसमें क्वालिटी जो है स्किल को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, ज्यादा इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CEA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इज इक्वल टू आपका होता है, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ठीक, कॉस्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटरवेंस होता है आपका। तो ये फॉर्मूला आपका आता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो का जो फॉर्मूला आता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो रेशियो का फॉर्मूला आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन, कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन देन अपॉन इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें दोनों में अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग को और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग यहीं पर कंपेयर कर लेते हैं, एक छोटा सा बना के यहां पर आप रख लीजिए, क्या यहां पर कि CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहां पर CEA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस यहां पर रख लेते हैं। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा, ये मॉनेटरी यूनिट्स होता है, ये लिखिएगा, इसमें मॉनेटरी यूनिट्स होते हैं, यहां पर याद रखिए ये मॉनेटरी यूनिट्स होता है। यहां पे ये क्या होता है, नेचुरल यूनिट्स होते हैं आपका, ये नेचुरल यूनिट्स होता है आपका। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपको। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मिलता है, नेक्स्ट कहते हैं मॉनेटरी आउटकम्स, यहां पर देखा जाता है, क्या देखते हैं, मॉनेटरी आउटकम्स, मॉनेटरी आउटकम्स देखा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, यहां पर नॉन मॉनेटरी देखी जाती है, यहां पर क्या देखती है, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी देखी जाती है। फिर यहां पर नेट बेनिफिट देखा जाता है, क्या देखा जाता है, नेट बेनिफिट फॉर्मूला देखते हैं, नेट बेनिफिट्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या देखते हैं, बेनिफिट माइनस कॉस्ट, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट देखते हैं हम, ठीक, कॉस्ट देखते हैं। जबकि इसके बारे में जाएंगे तो CER, कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो, जब हम देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो में, तो अभी मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन होता है, दूसरा कॉस्ट इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन होता है, इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन होता है। ठीक है,
इंटरवेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया था, यहाँ पर मैंने ये बताया था, और जो एक पॉइंट और बताया था, ये कैसा होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है, जबकि ये क्वांटिटेटिव ठीक है, क्वांटिटेटिव और प्लस क्वालिटेटिव। ठीक, मतलब गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीकों के चीज इसमें पाई जाती है। सो आई होप CBA और CEA दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ठीक, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को सबसे पहले इसके फाउंडर का नाम पूछा जाता है, तो सर्जिल रामेन का। ठीक, स्टुल्ट नाम है इनका। इसमें मुख्य रूप से ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या होती है, इसमें कहते हैं नॉन, इसमें स्किल्स होता है, इसमें नॉलेज होता है, स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है, और इसमें पीपल्स एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। मतलब कह सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। इसमें नॉलेज होता है, यहां से लिखते ना, यहां से नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है, नॉलेज के साथ मैंने इसमें क्या होता है, स्किल बताया। इसमें स्किल्स है, नॉलेज है, स्किल है, एंड एबिलिटीज है। नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटीज है, किसमें? ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिलाकर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहता है जिसके अंदर इस नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, स्किल होगी, कौशल होगा, एबिलिटी में योग्यता होगी, ऐसे एम्प्लॉयड में, ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीजें एक संस्था में, इन सब चीजों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है किसी भी संस्था में। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में मुख्य रूप से इकोनॉमिक कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है, कल्चरल कैपिटल होता है, और सिंबॉलिक कैपिटल्स होते हैं। ये चार कैपिटल्स के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। फिर कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे। इसकी डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो डिटर्मिनेशन में यहाँ पे क्या आता है? सबसे पहले हेल्थ आती है, इसमें क्या आता है? एजुकेशन आता है, हेल्थ सर्विस आती है, टेक्नोलॉजीज आती हैं, आपकी गुड्स सर्विसेज इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग थ्योरी। किसकी बात करेंगे? सिग्नलिंग थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सिग्नलिंग थ्योरी की बात करेंगे। सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक, सिग्नलिंग थ्योरी क्या होती है इसके अंदर? तो इसके सिग्नलिंग थ्योरी में सिग्नल होता है, इसको मिचेल स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, लिखेंगे मिचेल स्पेंसर ने दिया है। ठीक, मिचेल स्पेंसर ने दिया है। इसमें क्या होता है? इसमें ब्रांड की बात होती है, मतलब इसमें सिग्नल दिखाई देता है। क्या होता है? सिग्नल होता है। सिग्नल कैसा? ब्रांड का। ठीक, ब्रांड का होता है। ब्रांड के साथ इसमें क्या क्या देखी थी? क्वालिटी देखी जाती है, क्वालिटी देखी थी, प्लस स्किल देखा जाता है। ठीक है, सिग्नल होता है। यहाँ पे ग्रेट एबिलिटी देखी जाती है आपकी। क्या होती है? ग्रेट एबिलिटीज देखी जाती है। और इसमें क्या देखता है?
और यूनिक्स इसमें यूनिकनेस देखी जाती है। तो सिग्नलिंग थ्योरी इन द सेंस कह सकते हैं किसी भी संस्थान में आप जाओगे तो आपके सिग्नल का मतलब होता है आपने कितनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करी है, आपने कितने साल का अनुभव है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, आप किस तरीके से आप काम कर सकते हो, इन सब चीजों की बात वहां पर करते हैं हम लोग। ठीक है, इन सब चीजों की बात करते हैं। अगर यहीं पर बात करा जाए कि ह्यूमन कैपिटल और जो है सिग्नल थ्योरी में क्या समानता है, क्या विभिन्नताएं हैं, तो याद रखिएगा ये आप ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें और आगे बढ़ा लें इसको, तो ह्यूमन कैपिटल में देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल कैसा है, आपका जनरल है, आपका कैसा है, जनरल है, जबकि आपका सिग्नल थ्योरी कैसी, स्पेसिफिक है, आपकी स्पेसिफिक है आपकी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या क्या दिखाता है, यहाँ पर स्पेसिफिक है तो स्किल देखी जाती है। यहाँ पर स्किल के साथ साथ यहाँ पर क्या देखते हैं, ग्रेट एबिलिटी देखते हैं, ग्रेट एबिलिटी देखते हैं। जबकि यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं, इकोनॉमिक के साथ साथ कल्चर देखते हैं, कल्चरल होता है, कल्चरल के साथ साथ सोशल होता है, सोशल के साथ आपका सिंबॉलिक होता है, तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्लियर, इतने पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपको आई हो, ये सब चीजें आपको डिस्कस किया हम लोगों ने और इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस में भी हम लोग जान लो, फाइनेंस का होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। ठीक है, पैसे का रख रखाव जो होता है वही फाइनेंस होता है। कहते हैं एजुकेशनल फाइनेंस होता है। ठीक, तो एजुकेशनल फाइनेंस में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ मनी के बारे में देखते हैं कि हम लोग एजुकेशन में कितना पैसा जो है किस तरीके से लगाएं ताकि हमें वो बेनिफिट दे या हमें लाभ वो दे। ठीक है, तो यहीं पर इसमें जो है माइक्रो और मैक्रो की भी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, माइक्रो मैक्रो की बात हम करेंगे अभी। इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें अब हम लोग देखते हैं माइक्रो मैक्रो लेवल क्या होता है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो लेवल क्या होता है, एक आपका माइक्रो होता है, माइक्रो में सूक्ष्म होता है, और मैक्रो होता है, मैक्रो लेवल होता है जिसमें स्थूल होता है। ये दो होते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या कहता है, माइक्रो लेवल में क्या होता है, इसमें जो है ये सेविंग्स होती है। क्या होती है, ये सेविंग्स होती है। ठीक, सेविंग्स होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बजट होता है। ठीक, बजट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंडिविजुअल होता है आपका, ये इंडिविजुअल होता है, और ये जो है ग्रुप का होता है, ग्रुपिंग वाइज होता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका ये आपका नैरो में होता है आपका, और ये ब्रॉडर में होता है। ठीक है, ये किस में होता है, ब्रॉडर में होता है, ब्रॉडर रेंज में होता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और याद रखिएगा जब ये ब्रॉडर होगा तो ये लार्ज एरिया में रहेगा, लार्ज स्केल है इसका, लार्ज स्केल की यहाँ पर ये बात करेंगे यहाँ पर। तो ये याद रखना है माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल में। ये माइक्रो लेवल जो होता है छोटा सेविंग्स होता है इसमें, मैक्रो लेवल ये बजट होता है इसमें, ये आपका इंडिविजुअल होता है, ये ग्रुपिंग वाइज होता है, ये आपका कैसा होता है, नैरो में छोटा होता है, ये ब्रॉडर में बड़ा या लार्ज होता है आपका। तो ये माइक्रो मैक्रो लेवल की बात हम लोग करते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग आगे बात करेंगे कि बजट क्या होता है, तो यहीं से आप निकाल लो बजट क्या होता है। ठीक, बजट क्या होता है, तो बजट एक तरीके का फाइनेंशियल प्लान होता है। क्या होता है,
फाइनेंशियल प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लान, ठीक, एक तरीके का फाइनेंशियल प्लान होता है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इंडिविजुअल और प्राइवेट सब तरीके के कॉस्ट को देखकर यहाँ पर हम लोग आगे का कार्य करते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ठीक, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो प्रिंसिपल्स में क्या आएगा, एंगेजमेंट सपोर्ट होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट सपोर्ट होगा, मैनेजमेंट सपोर्ट होगा आपका, ठीक, मैनेजमेंट सपोर्ट होगा। दूसरा आपका एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट होता है आपका। और इसमें कौन से प्रिंसिपल आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है यहां पर इसमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, अकाउंटिंग मिलता है इसमें, और इसमें इतने आपके आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट चलते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में। किसका, पॉलिटिक्स, ठीक, राजनीति का क्या संबंध है हम लोगों से। तो इसमें कहता है एनीथिंग ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी राज्य से हो, जो होती है हमारी, चाहे राज्य स्तर की हो चाहे जो केंद्र स्तर को हो, उसकी ये क्या करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसकी सहायता ये करती है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें बात करेंगे एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में जो संबंध होता है वह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है, हम लोग बात करेंगे एजुकेशन एंड, ठीक है, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, ठीक, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स जब हम बात करते हैं, इन दोनों में कैसा संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसमें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इन दोनों में इंटरडिपेंडेंस रिलेशन होता है आपका, जिसको अंतःक्रिया संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर अंतःक्रिया इन दोनों में संबंध को हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके आपका क्या आता है, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। क्या आता है, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसीज, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या कहता है, जिसमें हम लोग देखते हैं लिबरल देखते हैं आपका, क्या देखते हैं, लिबरल देखते हैं। दूसरा कंजर्वेशन देखते हैं आप, कंजर्वेशन होता है आपका, और तीसरा होता है क्रिटिकल होता है आपका, क्रिटिकल होता है, ठीक। लिबरल में क्या होता है, लिबरल में फ्रीडम और फ्लेक्सिबल होते हैं आपका, ठीक। इसमें क्या होता है देखते हैं, चलिए। इसमें आपका फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबल, फ्रीडम और फ्लेक्सिबल होता है। कंजर्वेशन में क्या होता है, कंजर्वेशन में रिजिड होता है आपका,
रिगिड होता है, रिगिड के बाद ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड, ठीक है, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड रूल्स होते हैं आपके, ठीक, ये होता है आपका, ठीक है। फिर यहीं पे यहाँ पे और ये क्या होता है, जैसे ये आपका फ्लेक्सिबल होता है तो ये आपका फिक्स्ड होता है, आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है आपका, ठीक है, फिक्स्ड होता है आपका। फिर इसके बाद हम क्रिटिकल वाले में जब जाएंगे तो क्रिटिकल वाले में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे यहां पर जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में आपका क्या आता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रगल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रगल होता है, ठीक, स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के साथ साथ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहते हैं ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, यहां पे, और इसमें चेंजिंग होती है आपकी, ठीक, चेंजिंग यहां पर होता है। तो ये आप कॉम्पिटिटिव वे में आप इसको देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वे में आप इसको जज कर सकते हो, आप देख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट आपका है। अब इसके बाद, इसी के बाद आपका आता है अप्रोचेस ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, क्या आता है, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिक्स, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है इसको हम देख लेंगे। इसमें आपका बिहेवियरिज्म आता है, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस आता है, थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस आता है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने, अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो हम लोग इसके आगे की बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किसके, ठीक है, बिहेवियरिज्म के, ठीक, बिहेवियरिज्म के बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ, क्या करते हैं, स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक, बिहेवियर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसको मुख्य रूप से किसने दिया है, तो इसको मुख्य रूप से डेविड एस्टन ने दिया है, आपका डेविड, ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, इसलिए इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, डेविड एस्टन, ठीक, डेविड एस्टन ने इसको बताया है या दिया है यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है, इसमें कहता है कि अप्रोचेस इन पॉलिटिकल साइंस विच सीक्स ऑफ प्रोवाइड एन objectives quantified approaches to explaining and predicting, गलत है, ठीक है, यहाँ पर जो है बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कैसे पॉलिटिक्स में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसका इंप्लीमेंट पॉइंट क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन पॉइंट,
ठीक, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट में क्या क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर जो आता है आपका रेगुलेशंस आते हैं, रेगुलरिटीज आती है आपकी, इंफॉर्मिटीज आती है आपकी, ठीक है। हम लोग इम्प्लीमेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको कैसे लागू किया जाता है। सबसे पहले रेगुलरिटीज और यूनिफॉर्मिटी होती है, जिसमें रूल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर टेक्निक्स लगाते हैं, फिर क्वांटिफिकेशन होता है, फिर इसके बाद वैल्यूज देखी जाती है, फिर सिस्टमाइजेशन देखा जाता है, फिर प्योर साइंस और फिर इंटीग्रेशन आप दिखाता है। तो ये आपके इम्प्लीमेंट कोई भी पॉलिसीज होती है उसको कैसे लागू करना है उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस क्या आता है आपका, इसके बारे में देखेंगे क्या आता है। थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस की बात हम करते हैं, तो थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस में आप क्या देख सकते हैं, इसमें क्या क्या आता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, ये क्या है एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। दूसरा आपका ऑथेंटिकेशन होता है, या वैल्यूज को देखा जाता है। ये इंटरडिपेंडेंस होता है, और ये डायनेमिक होता है आपका, ठीक है, डायनेमिक होता है, डायनेमिक होता है। और इसमें भी डेविड एस्टन का नाम आता है, डेविड एस्टन ना, डेविड एस्टन का नाम इसके अंतर्गत आता है यहाँ पर। तो थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन्हीं के अंतर्गत आपका आता है। इसमें क्या होता है, इनपुट, डिमांड्स, फिर पॉलिटिकल सिस्टम, फिर डिसीजन होता है आपका। क्या होता है कि इसमें होता है इनपुट, सबसे पहले, फिर क्या होता है डिमांड होता है। डिमांड के बाद आपका क्या आता है, डिमांड में आपका आता है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक, पॉलिटिकल सिस्टम आता है। पॉलिटिकल सिस्टम के बाद डिसीजन आता है आपका, ठीक, डिसीजंस आपके इसके अंदर आपका आता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स यहां पर हम लोगों ने देख लिए। फिर आता है थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस आता है। क्या आता है आपका, इसी में देखेंगे थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस, थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस देखेंगे, रेशनल चॉइस, ठीक। थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस क्या होता है, तो ये क्या होता है, चॉइस होता है, इसमें रेशनल एक्शन थ्योरी होती है। इसमें राइट और रॉन्ग के बारे में देखा या पढ़ा या समझा जाता है इसके, ठीक है, देखा, पढ़ा या समझा जाता है। फिर इसके स्टेप्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि इसके स्टेप्स में आपके आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स होता है। पर नंबर 1 पर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स होता है। नंबर 2 पर जो है आपका आइडेंटिफाई रैंक गोल्स होता है। नंबर 3 पे गैदर इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 4 पर हम देखेंगे आइडेंटिफाई एप्लीकेशन और रीचिंग गोल्स देखा जाता है कुल मिला के। फिर 5वें पॉइंट पे हम लोग देखेंगे एनालिसिस अल्टरनेशन देखते हैं, अल्टरनेटिव्स देखते हैं। फिर तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट अल्टरनेशन आता है। फिर आपका नेक्स्ट इंप्लीमेंट डिसीजन आता है। फिर लास्ट में मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएशन आता है आपका, ठीक है, मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन आता है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आता है, डायरेक्शंस आते हैं। तो ये तरीके पूरे के पूरे आपके इसमें आ जाते हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर
आपको हमने यहाँ पर यूनिट 2 में जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग नए होंगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।